बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ये सारे ममालिक जो हैं इनके अंदर तेल है और ये तेल की दौलत से माला माल है। ये लोग आज अमीर हैं तो इस वजह से कि इनके पास तेल की दौलत है और तेल से इन्होंने बेशुमार पैसा बनाया है। अब तेल के कुएं अगर जलना शुरू हो जाएं तो ये पूरा रीजन जो है वो खंडरात में तब्दील हो जाएगा और वो जिस चीज का खतरा था वो हो गई और ईरान से इसका आगाज हुआ है और इराक के अंदर भी ये सिलसिला शुरू हो गया है। ईरान की जो ऑयल तनसीबात हैं उनके ऊपर शदीद तरीन हमला किया गया है। इसराइल ने दावा किया है कि 30 के करीब हमले किए गए हैं, यानी उनकी एयरफोर्स ने 30 के करीब बम मारे हैं और बहुत सारे जो ऑयल रिफाइनरीज और टैंकर्स इनके ऊपर अटैक किया गया है। ईरान ने कंफर्मेशन की है कि उनके 3 ऐसे डिपोज जहां पे वो तेल को स्टोर करते हैं वो तबाह हुए हैं और ऑयल रिफाइनरीज के हवाले से भी मुतजाद खबरें आ रही हैं। ये तो अगर नुकसान हुआ तो अरबों डॉलर का नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। और ईरान की ऑयल तनसीबात पर अगर हमला होगा तो ईरान इसका जवाब क्या देगा, इसका भी आप अंदाजा कर सकते हैं। ये बहुत खौफनाक है। एक बात और आप अपने ज़हन में रखेंगे, ईरान ने इससे पहले एक धमकी दी थी और वो धमकी ये भी थी कि इसराइल की जो न्यूक्लियर साइट है जहां पे वो एटमी अपने मराकज़ उसने बनाए हुए हैं वो वहां पे भी उड़ाने की धमकी ईरान पहले दे चुका है। जबकि याद रखिएगा पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर तेल के कुएं हैं जिनसे अमेरिका भी फायदा उठाता है, इसराइल भी फायदा उठाता है। और अगर ये मामला उस तरफ चला गया तो पूरा इलाका जो है वो बड़ी हौलनाक पिक्चर उसकी आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। अब एक अमेरिकन तज्जियाकार है और ये साबिक फौजी भी है, ये डैनियल डेविस, ये डीप डाइव को इस वक्त लीड करते हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि इत्तलात के मुताबिक अब अमेरिका और इसराइल की जंग ईरान के तेल के बुनियादी ढांचे तक फैल रही है। ये वो कदम है जिसकी लिंडसे ग्राहम महीनों से वकालत कर रहे हैं, यानी वो पहले से खबरदार कर रहे हैं कि ये हो सकता है। अगर ये सच है तो इस बात का इम्कान बढ़ जाएगा कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई में इसराइल के तवानाई के अहदाफ को निशाना बनाए, या इससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल ये होगी कि वो खित्ते में अमेरिका के इत्तहादी खलीजी ममालिक की तेल की तनसीबात पर हमला कर दे। इससे जंग इस तरह फैलेगी जो आलमी तवानाई की सप्लाई में तोसी और देर पा तातुल का बायस बनेगी। ये इकदाम ईरानियों को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं करेगा, लेकिन इससे मशरिक वस्ता में तशद्दुद और इंसानी तकलीफ में बहुत इजाफा होगा। ये बात आप जहन में रखें नाजरीन कि ये आग से अब खेलना शुरू हो गया अमेरिका और इसराइल। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना। ईरान को रोकने की वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि वो सरेंडर कर दे। सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया, इसके बावजूद ईरान ने सरेंडर नहीं किया। बच्चियां शहीद हो गई, लगभग 1,500 लोग ईरान में शहीद हो चुके हैं अब तक, इससे कुछ कम है, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया। बड़ा शदीद उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान किया गया और अब जो उनके तेल के ज़खायर हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। अगर जवाबी कार्रवाई में ईरान भी यही करता है इसराइल में या जहां जहां पे अमरीकी मफादात हैं, मिसाल के तौर पे इराक के अंदर उन्होंने अटैक किया और अमेरिकन वहां से निकले। इराक से जो अमेरिकन निकल के जा रहे हैं वो सारे वो हैं जो तेल के कारोबार से मुंसलिक हैं। ये सारे वो लोग हैं जो इराक से तेल निकालने का काम कर रहे हैं और अमरीकी कंपनियां इराक से तेल निकालती हैं, उससे बहुत पैसा बनाती हैं। यही चाहते हैं कि वो सारे खत्ते का तेल उनके कंट्रोल में आ जाए और पैसा डायरेक्ट अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर जाए। यही उनका फॉर्मूला है हमेशा से। अब ईरान के उन्होंने जब ये वहां पे आग लगाई है और तबाही फैलाई है तेल के डिपोज पे और रिफाइनरीज पे, तो फिर ईरान ने इराक के अंदर ये किया है और अमेरिकन मफादात को नुकसान पहुंचाया। वहां पे कुछ कंपनीज के जो एसेट्स हैं उनके ऊपर अटैक भी किया ईरान ने। अब मिडिल ईस्ट क्या इससे महफूज रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सऊदी अरब ने कॉल करके बुलाया पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को। सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान ने मुलाकात की है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से और जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया उस स्टेटमेंट से यानी ये तासुर दिया कि हमारा और पाकिस्तान का एक दफाई मुआहदा है, तो अब टाइम आ गया कि पाकिस्तान आके अपनी ड्यूटी पूरी करे। अब दिफाई मुआहदा तो बड़ा सेलिब्रेट किया गया था सऊदी अरब में, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में, तो फील्ड मार्शल वहां पहुंच गए। अब उन्हें सऊदी अरब की बात माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी, वजह मैं आपको बताता हूँ। $6 अरब तो सीधा सीधा सऊदी अरब का हमारे कौमी खजाने में पड़ा हुआ है। हमारे रिजर्व के अंदर $6 अरब जिसे हम बार बार वो करवाते हैं, रोल ओवर करवाते हैं, वो सऊदी अरब का पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास और बार बार हम उनसे उधार तेल भी लेते हैं, उनसे इमदाद भी लेते हैं। ये सारी चीजें आप बार बार जो लेते हैं। और एक दिन पहले सऊदी अरब ने यह भी खबर दी, उन्होंने बाकायदा खबरदार किया कि हम इमदाद बंद कर रहे हैं क्योंकि आप इमदाद को गलत इस्तेमाल करते हैं, इस बात का खदशा है, तो आप पहले इस्लाहात करें। उसके बाद आर्मी चीफ को जाना पड़ा। पाकिस्तान इससे बाहर रहना चाहता था लेकिन आर्मी चीफ को बुलाया गया क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से, फील्ड मार्शल साहब ने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया था। उस वक्त जो लोग बात कर रहे थे उन्हें गद्दार कहा जा रहा था। देखें, जब खादमैन हरमैन शरीफैन का एक बड़ा मुकाम है सऊदी अरब के हुक्मरानों के पास
और उसका सारे एहतराम करते हैं। हिजाज़ मुक़द्दस यानी मक्का और मदीना, इसकी हिफाजत के लिए दुनिया के सारे ममालिक और सारे मुसलमान इकट्ठे होंगे, चाहे वो ईरानी हो, इराकी हो, शामी हो, मिस्री हो या मिडिल ईस्ट के रहने वाले हो, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बिलाखिर अमेरिका से कर्जा मांग लिया। पाकिस्तान ने अमेरिका से जो पैसे मांगे हैं वो 10 अरब डॉलर्स हैं और ये पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर रखना चाहता है ताकि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इस्तेहकाम आ जाए। और बाकायदा पाकिस्तान ने अमेरिका से इसकी दरख्वास्त कर दी है और ये खबर अब अखबारात के अंदर छप भी गई है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना को 5 साल के लिए पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है कि हमें ये माली सहूलत दी जाए और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनमें को थोड़ा इजाफा हो जाएगा, उससे पाकिस्तान के अंदर रुपए की जो सूरत हाल है वो बेहतर रहेगी। अब ये पाकिस्तान अमेरिका से कह रहा है। देखिए, ये जो सरकार आई है इसने अभी तक क्या कमाया? सरमायाकारी लाने में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। आसिम मुनीर साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और उन्होंने कहा था 1 साल में मईशत को ठीक कर दूंगा, लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक ये पाकिस्तान में बिल्कुल सरमायाकारी नहीं ला पाए, बल्कि 50 साल की कम तरीन सतह पे पाकिस्तान की सरमायाकारी चली गई। बहुत सारे ममालिक के दौरे किए गए, जितने दौरे किए गए, जितने पैसे उन दौरों पर खर्च किए गए, उतने पैसे भी ये टोला पाकिस्तान में नहीं ला पाए। तो नालायकी और निकम्मेपन का एक नया रिकॉर्ड है जो आसिम मुनीर साहब ने और उनके साथियों ने, जिन्हें वो लेकर आए इक़्तिदार में, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड पाकिस्तान में बनाया। अब वो अमेरिका से पैसे मांग रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब से पैसे मांगे थे और फिर उन्होंने चीन से भी पैसे मांगे और बार बार मांगे। ना सिर्फ मांगे बल्कि उन पैसों को जो वापस करने थे वो रोल ओवर भी करवाया और बार बार करवाया। यूएई ने इनकार कर दिया उसके पैसे वापस करने थे, तो सऊदी अरब से पैसे लेकर यूएई को पैसे वापस किए। अब ये दुनिया में मजीद मुल्कों से पैसे मांगेंगे तो कोई पैसे तो इनको देगा नहीं। इनकी तवज्जो इस बात पे है कि दिफाई मुआहदे करके कुछ ममालिक की सिक्योरिटी अपने जिम्मे ले लें, अपनी फौज को, अपने हथियारों को वहां लगाएं जो पाकिस्तानी कौम ने अपना पेट काट के अपने खून पसीने की कमाई के साथ एक फौज तैयार की है वतन अजीज के दिफा के लिए। उस फौज को और हथियारों को हम दूसरे मुल्कों के साथ दिफाई मुआहदों की सूरत में एंगेज करके कुछ पैसा इकट्ठा कर लें, लेकिन याद रखिएगा वो पैसा भी हमारा नहीं होगा, वो हमें कर्जे के तौर पे मिलेगा। हमें वो पैसा वापस करना पड़ेगा, चाहे हमारी जानें भी चली जाएं, लेकिन हमें वो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो आईएमएफ से भी हमने पैसा लिया, वर्ल्ड बैंक से भी हमने पैसा लिया और कर्जे ले लेकर हमने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए। अब कतर से एक उम्मीद बांधी है पाकिस्तान ने कि कतर से पाकिस्तान कुछ पैसा लेगा या मुफ्त गैस लेने की कोशिश करेगा। मुफ्त तो नहीं होगी, लेकिन यह कि उधार गैस लेने की कोशिश करेगा। तो इसमें वहां पे भी एक दिफाई मुआहदा पाकिस्तान करने जा रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने हौसियों को जवाब दिया है, क्योंकि जो यमन के हौसी हैं उनकी बाकायदा फोर्सेज हैं, उन्होंने सऊदी अरब को धमकाया। सऊदी अरब के साथ उनकी पुरानी एक लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई में माजी में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो वजीर आजम थे, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद मांगी थी, दिफाई मदद। तो उस वक्त की जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया था। ये 2016 में यमन की जंग में अदम शिरकत के हवाले से ये कौमी सतह पे मुतफिका पॉलिसी बनी थी और पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट हुई थी, मीडिया में इस पे ओपन डिबेट हुई थी और ये फैसला किया गया था कि पाकिस्तान सऊदी अरब और यमन के बीच में होने वाले मामलात में नहीं पड़ेगा। पीटीआई अपोजिशन में थी, नवाज शरीफ उस वक्त हुकूमत में थे, लेकिन अब 10 साल गुजर गए इस बात को और अब ये फैसला कर लिया गया है कि ठीक है, इसके अंदर जाना है। और बाकायदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है इस्लामाबाद से। जुलाई 22, 2026 की इसके ऊपर डेट है और 181/2026 इसके ऊपर नंबर है और इसमें जनाब पाकिस्तान जो है वो अभी पोजीशन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो जो पाकिस्तान का एक मौकिफ था, कौमी मौकिफ, वो तब्दील हो गया, लेकिन इसको कहीं पार्लियामेंट में या कैबिनेट में कहीं पे इसको डिस्कस नहीं किया गया। अवाम के अंदर भी इसकी डिस्कशन नहीं हुई। ये एक फर्द वाहिद का फैसला है, तो उसके मुताबिक अब हम जाएंगे, इसके अंदर भी शायद उतर जाएंगे। तो जब भी आप कभी पैसे लेते हैं ना, आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। मौजूदा जो पाकिस्तान में मिलिट्री रिजीम है, इनके लिए इतना ही काफी था कि अमेरिका इनके मजालिम के ऊपर आंखें बंद रखता। इतना ही बहुत था कि एक खामोश हमायत जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की जानिब से मिल रही है, इससे पहले जो बाइडन की सरकार की जानिब से मिल रही थी, वो खामोश हमायत अगर इन्हें मिली रहती तो वो काफी था। इतना बहुत होता है। लेकिन अब ये पैसे मांगने पे आ गए हैं, देखते हैं कि अमेरिका ये पैसा देता है या नहीं देता। लेकिन याद रखिएगा, अमेरिका कभी भी मुफ्त में $1 भी नहीं देता। माजी में जब अमेरिका से पाकिस्तान ने बहुत पैसा वसूल किया
तो उस वक्त हमारे जर्नैल अरबपति हो गए थे, उनके बच्चे आज भी अरबपति हैं, और पाकिस्तानियों को उस पैसे में से कोई हिस्सा नहीं मिला सवाए इसके कि पाकिस्तान में मंशियात का कल्चर आया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक कल्चर आया, पाकिस्तान में क्लाशनकोफ का एक कल्चर आया, और पाकिस्तान के अंदर बारूद आ गए, मंशियात आ गई, बहुत सारी बुराइयां पाकिस्तान में आई, और पाकिस्तान में जो जर्नैलों के बच्चे थे वो बहुत अमीर हो गए, वो अरबोपति हो गए। यानी उनकी सारी जिंदगी की तनख्वाह एक तरफ और उससे हजारों गुना पैसा उनके पास आ गया। ये पैसा कहां से आया? ये अमेरिकन ने जो डॉलर दिए थे अफगान वॉर के बीच में, फिर हमने पकड़ पकड़ के अपने पाकिस्तानी यहां से अमेरिका के हवाले भी किए कि इसको भी ले जाओ, इसको, वो यूसुफ रमजी, वो एमल कानसी, ये आफिया सदीकी और बहुत सारे लोग हैं, कई ऐसे नाम है जिन्हें हम जानते ही नहीं है, वो लोग भी डॉलरों के बदले में अमेरिका के हवाले किए गए। तो अमेरिका से जब आप पैसे लेंगे ना तो अमेरिका आपको मुफ्त में नहीं देगा, वो आपसे मांगेगा कुछ, आपको अमेरिका की जंग लड़नी पड़ेगी। अब उन्होंने बहुत सारे सवालात दिए थे हुकूमत को, और हुकूमत उन सवालात के जवाबों में मुतमईन नहीं कर पाई थी। 100 से ज्यादा सवालात थे जो उन्होंने उठाए थे, और उन्होंने वो सवाल जमा करवाए हुए। हुकूमत जो है वो जवाब जमा करवाती है, लेकिन यूरोपीय यूनियन उससे मुतमईन नहीं होता। वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में ज्यादतियां कर रहे हैं, उनको बंद करें। हमने आपको जो सहूलत दी हुई है वो ज्यादतियां बंद करने की वजह से दी हुई है, लेकिन आप तो ज्यादती लगातार कर रहे हैं। अब हुकूमत को यह पता है कि जुल्म तो वो बंद कर नहीं सकते, जीएसपी प्लस स्टेटस अगर उनसे छिन जाता है तो किसके खाते में डालें। तो ये है सारी कहानी जो ये लोग कर रहे हैं। जब फैटफ का मामला आया था ना पाकिस्तान में, तो मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं कि इमरान खान के बेटों ने तो कोई बात ही नहीं की जीएसपी प्लस स्टेटस पे, तो जो फायदा उठाना था जिस इंडस्ट्री ने, उसको तो हुकूमत ने वैसे ही बंद कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया उनका। लेकिन जब फैटफ का बिल आया था जिसका पाकिस्तान के ऊपर बड़ा इंपैक्ट आ रहा था, तो उस दौर में नून लीग ने बतौर अपोजिशन जमात अपने लीडर के लिए शराइत रख दी थी, यानी जाती मफादात, जाती फायदे अपनी लीडरशिप के मांग लिए थे नून लीग ने कि हम फैटफ पास करवाते हैं, नहीं तो हम मुखालफत करेंगे। फिर ज्वाइंट सेशन बुलाकर उसको किसी भी तरीके से पास करवाया गया था। तो ये एक फ्रॉड है, एक बेईमानी, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो हर पाकिस्तानी को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि किसी के कहने से कभी भी जीएसपी प्लस स्टेटस नहीं जाता। ट्रंप इनके साथ है, वो शायद इनको बचा ले, लेकिन जीएसपी प्लस स्टेटस का ताल्लुक किसी के बयान से नहीं होता, किसी के कहने से नहीं होता। इसका ताल्लुक बराह रास्त इंसानी हकूक के मामलात से होता है, अकलियतों के हकूक के मामलात के साथ होता है, खवातीन के हकूक के मामलात के साथ होता है, कैदियों के हकूक के मामलात के साथ होता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ होता है, आजादी इजहार राय के साथ होता है, जो पाकिस्तान में है ही नहीं। मैं आपके सामने मिसाल बैठा हूं, जबरी गुमशुदगियों के सामने होता है, इसके हवाले से होता है, जो है ही नहीं पाकिस्तान में। जाली मुकदमात के हवाले से होता है, जो है ही नहीं पाकिस्तान में। मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियन के ट्रायल से होता है, जो पाकिस्तान में इन्होंने जुल्म किया। अदलिया की आजादी नहीं है पाकिस्तान में। इन चीजों के साथ जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो मुंसलिक है। इमरान खान के बेटे के कहने के ऊपर अमल तो उसने कहा ही नहीं, अगर वो कहता भी तो ये नहीं होना था। ये हुकूमत की अपनी करतूतों की वजह से होगा जब होगा, और ये बात आप सब अपने ज़हन में रखिएगा। अब नाजरीन आए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ताज़ा धमकी लगाई है। आलमी खबरों की तरफ आते हैं, एक दो लोकल खबरें और हैं वो आपको मैं बाद में देता हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी लगाई है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी मुज़ाकरातकारों को बहुत मुख्तलिफ और अजीब करार दे दिया। ट्रंप ने दावा किया कि वो अमेरिका से मुआहदे के लिए भीख मांग रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी फौज बिल्कुल तबाह हो गई है और इनकी वापसी का अब कोई इम्कान नहीं है, 0% है। और उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि इसके बावजूद वो अवामी तौर पर कहते हैं कि वो महज हमारी तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं, जो कि एक झूठ है। बेहतर है कि वो जल्द अज जल्द संजीदा हो जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि एक बार देर हो गई तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई। अच्छा, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कह रहे हैं कि संजीदा हो जाओ, बहुत जरूरत है आपको संजीदा होने की, फौरन संजीदा हो जाओ। दूसरी तरफ वही डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, ये जरा देखिए डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। ईरानी मुझे अपना सुप्रीम लीडर बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और मैंने कहा जी मैं नहीं बनना चाहता, शुक्रिया। ए देखो, एक तरफ यही शख्स कह, और हंसते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दे दिया, मजे से लोग भी खुशियां मना रहे हैं। यानी कोई ये सोच सकता है, कोई ये इमेजिन कर सकता है कि आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद ईरानी उठेंगे और उठ के डोनाल्ड ट्रंप को अपना सुप्रीम लीडर बना देंगे? इज इट पॉसिबल? तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसी किस्म के मजाक किए हैं हमेशा दुनिया के साथ कि मैं जंगों को रुकवाने वाला हूं, मैं बोर्ड ऑफ पीस में जो है वो पूरी दुनिया को अमन में ले जाऊंगा, मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल और वजीर आजम शहबाज शरीफ से वो लतीफे सुनवाता है कि मैं सलूट करता हूं, आप दुनिया के सेवियर हैं, दुनिया को आपकी जरूरत है इस वक्त,
आपने कमाल कर दिया, आपको रमजान मुबारक के महीने में मुबारकबादें हों, और पता नहीं क्या कुछ। शहबाज शरीफ ने गेम चुकी हुई है, आसिम मुनीर साहब ने भी गेम चुकी हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी गेम। ये कितना संजीदा आदमी है, आपने यहां से अंदाजा लगा लिया कि कितना डोनाल्ड ट्रंप ईरान को जानता है। बस इतना ही वो पाकिस्तान को भी जानता है कि ईरान जिसके साथ वो जंग में है उसके बारे में ऐसा मजायका खेज दावा कर दिया कि जनाब वो कहते हैं कि सुप्रीम लीडर बन जाओ, तो मैंने शुक्रिया अदा किया कि नहीं, मैं नहीं बनना चाहता, और अमेरिका में ये कहानी सुना दी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ईरान को कह रहे कि संजीदा हो जाओ, और अपनी संजीदगी का आलम आप सिर्फ इस मामले में यहां पे देख सकते हैं। ये जो जंग है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप को बचाने के लिए थी, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्किन बचाने के लिए ये जंग लड़ी थी। लेकिन उल्टा हुआ ये कि ये जंग डोनाल्ड ट्रंप को सहारा देने की बजाय लेके डूब रही है। एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटानी थी, कुछ दीगर मामलात में डोनाल्ड ट्रंप को हीरो बन जाना था, फिर अमेरिका के अंदर जो इख्तलाफात बहुत बढ़ गए हैं, नो किंग मूवमेंट भी चल रही है। 28 तारीख को एक बहुत बड़ा 2 दिन के बाद वहां पे एहतजाज होने जा रहा है, हफ्ते वाले दिन अमेरिका में, और दावा ये किया जा रहा है कि बड़ा खौफनाक एहतजाज होगा, 9 मिलियन लोग निकाले जाएंगे। लेट्स सी इतने लोग निकलते हैं या नहीं, लेकिन इससे पहले उन्होंने जो टारगेट रखा है, पहले 3 मिलियन, फिर 5 मिलियन, फिर 7 मिलियन, तो उनके चारों एहतजाज कामयाब हुए हैं। 5वीं मरतबा वो 9 मिलियन लोग निकालते हैं तो ट्रंप पे प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर ये प्रेशर ऐसे ही बढ़ता है, डोनाल्ड ट्रंप इन सारी चीजों से निकलने के लिए ईरान पे हमलावर हो गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में बराक ओबामा के दौर से एक बात बैठी हुई है कि ईरान पे जब अटैक किया जाए तो तवज्जो हटाई जाती है और पॉपुलैरिटी मिलती है और मिड टर्म इलेक्शन में फायदा होता है। ये बात ओबामा के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने उस दौर में कही थी, और अब वही कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये वाला फॉर्मूला उल्टा पड़ गया, वो उसको लेकर डूब रही है ये लड़ाई, बहुत नुकसान हो रहा है। और अब 2 रास्ते ना, या तो बाहर निकल जाए इस लड़ाई में से, या इसको टूल दे दे। कुछ लोग ये इम्कान जाहिर कर रहे हैं, और अमेरिका के अंदर से कर रहे हैं, कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में फौजें पहुंचाई जा रही हैं, जैसे अमेरिका अपनी फौजों को वहां लेकर जा रहा है और दुनिया पे दबाव डाल रहा है कि हमारे साथ शामिल हो जाओ, तो मुमकिन है कि खित्ते की दीगर फौजों को साथ लेकर अगर नेटो साथ नहीं भी आता तो अमेरिका ईरान के कुछ इलाकों पे और जजीरों पे कब्जा करने की कोशिश करे। ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। अगर ईरान के पास वाकई में भी ड्रोन्स और मिसाइल बाकी बचे हैं, जो उनका दावा है कि उनके पास महीनों के लिए बाकी बचे हुए हैं, यानी ईरान का दावा तो ये है कि हमारे पास बहुत सारे हथियार है, अभी हम लंबा लड़ सकते हैं। अगर तो उनका दावा ठीक है और उनके पास ड्रोन्स और हथियार उसी मिकदार में है जैसे वो कहते हैं या उनके जर्नलिस्ट कहते हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाएगा अमेरिका का, और उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो खुद अपने फौजियों को ईरानियों के सामने लाकर खड़ा कर दे, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया और अपने आप को बचाने की कोशिश की है। इसराइली बहुत बुरी तरह तंग आ गए। इसराइल के अंदर से अब वीडियोज आना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग शोर मचा रहे हैं कि हम तो पसंदीदा लोग हैं, हम तो चुने हुए लोग हैं, फिर हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हम बंकरों में रह रहे कि कई हफ्तों से तंग आ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि लोग ज़हनी मरीज बनते चले जाएंगे, और अब वो बन रहे हैं। अब सायरन नहीं भी बज रहा होता तो लोगों को सायरन की आवाज आ रही होती, धमाके नहीं भी हो रहे होते तो लोग डरे हुए सहमे हुए रहते हैं। और हर थोड़ी देर के बाद ईरान की एक नई लहर आती है, यानी 1 महीने का टाइम नहीं गुजरा और लगभग 82-83 लहरें जो हैं वो ईरान की 90 के करीब शायद है, ईरान की जो मिसाइलों की लहरें हैं वो इतनी ज्यादा पहुंच गई हैं इसराइल में, यानी एक एक दिन में 3-3, 4-4 मरतबा मिसाइलों की लहरें भी आती रही हैं इसराइल के अंदर, और वो किसी भी शहर पे आके बरस जाते हैं। डेमोना में जो ईरान ने अटैक किया उसने इसराइल को हिलाकर रख दिया है, अराद में और डेमोना में। उन्होंने ईरान के इस हमले ने इसराइल को और अमेरिका को बहुत परेशान किया, और उन्हें अंदाजा हो गया कि ईरान की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, और अगर वो इस तरह के हमले करेगा तो फिर उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसराइल के लिए भी मुश्किलात बढ़ रही हैं। नेतन्याहू ने तो अपने आप को बर्बाद कर दिया, उसके पास तो अब पीछे हटने का रास्ता ही कोई नहीं है, वो तो खुदकुशी कर चुका है, और डोनाल्ड ट्रंप के पास भी रास्ते महदूद होते चले जा रहे हैं। एक और डेवलपमेंट हुई है रीजन में जिसको इसराइल की जानिब से ये खबर दी गई है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने बंदर अब्बास में एक फिजाई हमला किया जिसके नतीजे में अहम ईरानी कमांडर अली रजा को शहीद कर दिया। ये अली रजा कमांडर वो है जिसके जिम्मे था कि आबना हुर्मुज़ को बंद रखना, ये इसराइल ने दावा किया। अब इससे क्या आबना हुर्मुज़ खुल जाएगा? तो ईरान एक मुल्क है, वो एक कौम है, उनके साथ और बहुत सारे लोग हैं, वो एक फौजी शहीद हो जाएगा दूसरा आ जाएगा। जिस मुल्क को आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत से फर्क नहीं पड़ा, उसे कमांडर की शहादत से तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। वो आबना हुर्मुज़ को बंद रखेंगे। अब उसको खुलवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल अगर अमेरिका करने जाता है तो ये अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल और कठिन काम होगा। लेकिन अगर वो किसी तरह मुज़ाकरात से ये मामला हल कर लेता है तो शायद डोनाल्ड ट्रंप को कोई फेस सेविंग मिल जाए। नाज़रीन, अरब ममालिक के लिए भी ना अब सिचुएशन मुश्किल होती जा रही है।
रोजाना अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। यूएई का जो नुकसान हुआ वो शायद सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनकी सारी रियल स्टेट मार्केट है, उनकी टूरिज्म की एक बहुत बड़ी मार्केट है, उनकी ऑयल की एक मार्केट है, गैस की मार्केट है, दीगर बहुत सारा पैसा यूएई के अंदर आता है, वो चीजें निकल रही हैं वहां से। तो